नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान हैं जिनसे हम देश और बिहार की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। देश की राजनीति में जो उथल-पुथल हो रहा है, उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीपीआई एमएल यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि हम इनसे अलग-अलग मुद्दों पर एक समझ बनाएँ। अभय सर, आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, फिर हम सवालों की तरफ जाएँगे। देखिए, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य से मेरा परिचय बहुत पुराना है और कॉमरेड भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। कॉमरेड बहुत अच्छे वक्ता हैं। कॉमरेड विनोद मिश्रा के देहांत के बाद ये सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव बने और बहुत अच्छे लेखक हैं। और हमेशा उनकी उंगलियां राजनीति की नब्ज पर रहती हैं। बिहार की राजनीति में तो वो लोग महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभा ही रहे हैं। साथ ही मैं ये मानता हूं कि सीपीआई एमएल का जो दृष्टिकोण है वो हमेशा ही राष्ट्रीय होता है और राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी उनकी समझ बहुत ही सटीक होगी, मुझे पक्का यकीन है। अभी ये पिछले दिनों बिहार की एसआईआर के ऊपर मैं कॉमरेड दीपंकर को एबीपी चैनल पर सुन रहा था, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। तो दीपंकर ने ये कहा था कि ये सरकार चाहती है चुनाव आयोग की मदद से एक ऐसी क्यूरेटेड लिस्ट बनाई जाए जिससे इंडिया गठबंधन अपने आप को, एनडीए अपने आप को चुनाव जीतने में काफी सहज महसूस कर सके और उसके विरोधियों को उसकी वजह से परेशानी हो। तो दीपंकर की बात सुन के ही मेरे दिमाग में ठनका कि जो मेजोरिटेरियनिज्म होता है, बहुसंख्यकवाद होता है, वो स्थायी बहुमत की तलाश में रहता है। वो एक परमानेंट मेजोरिटी फॉर्म करना चाहता है। वो परमानेंट मेजोरिटी एस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, जन्मना भी हो सकती है और साथ में वो चुनाव आयोग की तिकड़मों की मदद से भी बनाई जा सकती है। ऐसा प्रयोग इस देश में इस वक्त किया जा रहा है। तो अब चूंकि ये सारा प्रयोग पहली बार बिहार की धरती पे हुआ है और जो हम और कॉमरेड दीपंकर साथ साथ काम करते थे तो हम लोगों ने एक मशहूर नारा बनाया था, बिहार शोज द वे। दीपंकर को याद होगा अच्छी तरीके से, बिहार शोज द वे, पुरानी बात है, जब इंडियन पीपुल्स फ्रंट था। तो अभी भी ये लगता है कि बिहार में ही ये तय होगा कि ये क्यूरेटेड मतदाता सूची बनाने की जो तिकड़म है, ये तिकड़म इनकी कामयाब होगी कि नहीं होगी। लेकिन चुनाव आयोग बहुत ही निर्लज्जता के साथ में, बहुत ही ढीठपन के साथ में उसने आज सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को उसके किसी भी बात का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। ना वो ये बताएगा कि कितने लोगों को क्यों हटाया गया और किन्हें हटाया गया, वो कुछ भी नहीं बताएगा। ये उसने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे दिया है। वो अपने जो संवैधानिक उसकी हैसियत है, उस हैसियत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था को ठेंगा दिखा रही है कि आप जो हमसे जवाब पूछ रहे हैं, हम उसका जवाब नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर और बिहार के दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के नेता के तौर पर कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य इस विषय उनके पास क्या प्रस्ताव है कि वो कैसे महागठबंधन इस समस्या से उभरेगा। एक तो आपके सामने विकल्प ये है कि आप चुनाव का बहिष्कार कर दें, इसके बारे में तेजस्वी यादव एक आध बार कह भी चुके हैं कि वो बहिष्कार करने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में ये एक उचित विकल्प है? ऐसा करके हम भारतीय जनता पार्टी को एक खुला मैदान दे देंगे, उस मैदान में केवल उन्हीं की टीम खेलेगी केवल, या उनके द्वारा किराए पर बुलाए गए खिलाड़ी खेलेंगे। तो क्या करना होगा महागठबंधन को, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग तो बिल्कुल एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो ये क्यूरेटेड लिस्ट बनाकर रहेगा। दीपंकर। चलिए, बहुत दिन बाद अब जिससे मुलाकात हो रही है, फिजिकल मुलाकात तो नहीं, डिजिटल कम से कम हो रही है। और कमल जी से तो लगता है कि पहली मुलाकात है मेरी। तो बात तो बिल्कुल सही है, जो एसआईआर का हमला हुआ है बिहार पर, इसके पीछे मेरे ख्याल से एक तो तात्कालिक संदर्भ है कि बिहार के चुनाव, लेकिन इससे भी आगे का भी संदर्भ है क्योंकि एसआईआर पूरे देश के लिए लाया जा रहा है। और अगर ये एसआईआर का टेम्पलेट बिहार में लागू हो जाएगा तो आने वाले दिन में जो चुनाव जिस तरह से हम लोग देखते रहे हैं, या देश में अगर लोकतंत्र की बात करें तो ले दे करके उसमें मुख्यतः चुनाव ही है। चुनाव के बाहर का जो लोकतंत्र होता है, पार्टिसिपेटरी हर रोज का लोकतंत्र, वो भारत में वैसे ही बहुत सीमित है। तो जो चुनावी लोकतंत्र था, अब वो तो पूरे देश में बिल्कुल एक तरीके से खत्म होने की ओर बढ़ जाएगा। और वो सिर्फ एसआईआर का सवाल नहीं है, हम सबने देखा है कि किस तरह से
चुनाव आयोग के चयन से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के टोटल चुनाव में मतदाता सूची, चुनाव की प्रक्रिया, वोटों की गिनती, पूरे चुनाव के इर्द गिर्द जो प्रक्रिया चलती है, जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। तो लेकिन बिहार से उम्मीद है, पूरे देश की उम्मीद है कि अगर ऐसे नापाक कोशिश को रोकना कहीं किसी राज्य में अगर संभव है, तो मेरे ख्याल से उसमें 1 नंबर पर राज्य बिहार है। सबसे ज्यादा जहां शायद इस चीज को अगर लोग समझ जाए, तो हम लोग शुरू से ही 2 लेवल पर इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल सीधी है कि जो SIR है और चुनाव आयोग बिल्कुल जिस तरह से पेश आ रहा है, हमने तो कहा कि वो चुनाव आयोग नहीं रहा, लोकतंत्र के लिए चुनौती आयोग बन गया है। पूरे लोकतंत्र के सामने, चुनाव के सामने एक बहुत बड़ा अवरोध बन करके इस समय चुनाव आयोग खड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की बात भी कुछ भी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के लेवल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार या राशन कार्ड या वोटर कार्ड को मान लेना चाहिए, ना वो भी मानने के लिए तैयार है, और ना ही लिस्ट जो अलग अलग जिन कारणों से लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, उसकी अलग सूची देने के लिए भी तैयार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए फिलहाल तो मान के चलना होगा कि SIR हो रहा है, होगा बिहार में, और SIR के चलते जो मतदाता सूची में नुकसान होना है वो होगा। मेरे ख्याल से अभी जितना नुकसान हम लोग देख रहे हैं 65-66 लाख, ये टोटल नुकसान का एक हिस्सा है। इसमें अगर मान भी लें कि 20 लाख लोग हो सकता है सच में गुजर गए हो इस दौर में, लेकिन कम से कम 40-45 लाख लोगों का तो बिल्कुल गलत तरीके से उनका नाम, और जिनमें ज्यादातर लोग माइग्रेंट वर्कर हैं, तो उनके नाम या गरीबों के नाम जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो होगा। तो एक हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं। सेकंड हिस्सा जो अभी आने वाला है, लोगों को अब डॉक्यूमेंट देना है। कुछ लोग इत्मीनान हो गए थे कि शायद अब नाम चढ़ गया है, अब कुछ अब होना नहीं है, और यही एक तरीके से लोगों को गलत भरोसा दिलाने की कोशिश की गई थी, ताकि लोग थोड़ा जो सजगता है वो शिथिल हो जाए, लोग एक तरीके से मान ले कि चलो कोई खतरा नहीं है। और इसी बीच में वो इस पर कैंपेन भी चल रहा है लोगों के बीच में कि इसमें मुश्किल तो ये मुस्लिम के लिए है, बाकी लोगों के लिए परेशानी की, चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो सांप्रदायिक प्रचार आजकल देश में हर मुद्दे पर चलता है, वो इस पर कैंपेन भी बिहार में जोरों पर है। लेकिन अब इसमें ये जो 65 लाख का नाम आया है, ठीक जैसे आसाम के NRC में जब वो आंकड़े सामने आए कि किनका नाम जा रहा है और किनका नाम छूट रहा है, तो बिहार में भी लोगों ने अब देखा है कि नाम जो जा रहे हैं बड़े पैमाने पर दलितों का नाम, मुसहर जाति के लोगों का नाम, महिलाओं का नाम, आमतौर पर अति पिछड़ी जातियों से आने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूरों का नाम, तो गांव-गांव में, ये सिर्फ सीमांचल के इलाके में सिर्फ मुस्लिम लोगों का नाम जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चले जाएंगे मिथिला में, आप चले जाएंगे मध्य बिहार के मगध के इलाके में, या शाहाबाद में, या सिवान, गोपालगंज, छपरा के इलाके में, तो बिल्कुल दिख रहा है कि सबके नाम जा रहे हैं। तो सेकेंड फेज में डॉक्यूमेंट जब लोग नहीं दे पाएंगे, और मेरे ख्याल से वो संख्या भी कुछ नहीं तो और 50-60 लाख होगी, और उन लोगों के बारे में फैसला करने का अधिकार ERO को होगा। तो बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर ERO के पास होगा। ERO को तय करना है कि 50 लाख लोग अगर डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए, इनमें से किन 10 लाख लोगों के नाम छांट दिया जाए और किन 40 लाख लोगों को बचा लिया जाए, ये संपूर्णता वो ERO के पास होगा अधिकार। तीसरा जो होगा वो है फॉर्म 6। तो फॉर्म 6 के जरिए जो नए नाम शामिल किए जाएंगे, तो हमने तो कहा कि शायद उसका स्केल महाराष्ट्र जैसा ही होगा, और उसका पैटर्न जो है, मॉडल, वो महादेवपुरा जैसा होगा। तो महादेवपुरा पैटर्न पर महाराष्ट्र के स्केल पर बिहार में प्रयोग किया जाएगा। इसलिए बड़े पैमाने पर नुकसान होना है वोटर लिस्ट में, इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मुगालते में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। लेकिन फर्क होगा, एक नंबर फर्क है कि बिहार में पहले से लोग थोड़ा सजग हैं, लोगों को जानकारी मिल गई है। तो और इसी बीच में जो हम लोगों ने कैंपेन चलाया, और जो महाराष्ट्र आपके कर्नाटका वाला जो खुलासा अभी राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है, इन तमाम चीजों का असर है। और अभी जो नाम गांव-गांव में चर्चा है कि किनका नाम कट रहा है, तो जुलाई महीने में इस पर चर्चा नहीं थी, लेकिन जैसे अगस्त शुरू हुआ तो लोगों की नजर
नाम जिनके कट रहे हैं उनके ऊपर है। और ये मेरे ख्याल से बिहार में ये माइग्रेंट वर्कर, ये कोई बिहार का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि इसको काट के आप बाहर कर दीजिए। ये गांव-गांव, तो हर परिवार में कोई ना माइग्रेंट है, हर परिवार में एक दो का नाम कट रहा है और पड़ोसी का नाम कट रहा है, पंचायत में, हर पंचायत में नाम कट रहा है। तो मेरे ख्याल से बिहार की एक बड़ी संवेदना माइग्रेंट वर्कर के साथ है, जो पिछले चुनाव में भी हमने देखा था। कोविड के दौर में ये वही माइग्रेंट वर्कर है जिनके बारे में अब चुनाव आयोग कह रहा है कि वो बिहार से एक तरह से परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं या दे आर नो लॉन्गर ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ बिहार। लेकिन वही माइग्रेंट है, जब उनका काम चला जाता है लॉकडाउन में, वो 1000 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार घर लौटते हैं, वो बिहार के ही हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से माइग्रेंट वर्कर वाला सवाल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनने जा रहा है। और तीसरी बात है कि इसमें बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां लोगों को लड़ना आता है, लड़े बगैर लोग यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। तो बिहार संकट में जूझता रहा है हमेशा, हर तरह का संकट, वो कोविड हो तो वो भी सबसे बड़ा संकट है। तो जूझने का लोगों के पास एक तरह से एक इतिहास है। आप अगर 1942 को भी याद करिए, आज ही हम बात कर रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र से नारा निकला था, कांग्रेस का अधिवेशन वही हो रहा था, सारे लोग गिरफ्तार हो गए और करो या मरो का नारा उसको बिहार ने उठा लिया। 7 नौजवान पटना में तिरंगा फहराते हुए शहीद हो गए। तो बिहार अगर किसी मुद्दे को पकड़ लेता है, इमरजेंसी से पहले उसने कहीं से भाप लिया था कि इमरजेंसी जैसा कुछ होने जा रहा है और 74 का आंदोलन खड़ा हो गया। तो बिहार में ये खूबी है और अगर ये काम हो गया तो मेरे ख्याल से वो जो नुकसान हमारा होगा वोटर लिस्ट के माध्यम से, वो पलट जाएगा, वो चुनाव बदल जाएगा। क्योंकि 20 साल से लोग झेल रहे हैं सरकार को। इस समय नीतीश सरकार एकदम लोएस्ट पॉइंट पर है, बिल्कुल अब इस सरकार से लोगों की अब कोई उम्मीद बची नहीं है। सरकार की किसी तरह की कोई विश्वसनीयता अब रही नहीं। विश्वसनीयता क्या, एक तरीके से लोगों की नजर में अब कोई सरकार है ही नहीं। जिस लेवल पर भ्रष्टाचार है, जिस लेवल पर इस समय अपराध है, जिस लेवल पर गरीबी बेरोजगारी है, और गरीबी बेरोजगारी के साथ साथ एक तीसरा विषय भी है जिस पर अभी भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, वो है कर्ज का संकट। क्योंकि अगर 6000 से कम आमदनी पर लोग जिंदा है, वो कर्ज के बल पर जिंदा है और वो कर्ज का टाइम बम भी उसका विस्फोट होने वाला है। आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल से इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लिहाज से ये चुनाव बिहार के लिए बदलाव वाला चुनाव था। मैं मानता हूं कि अभी भी बदलाव वाला चुनाव है और सही ढंग से अगर हम लोग इस आंदोलन के संदेश को ले जा पाएंगे लोगों के बीच में, तो ये चुनाव भी आंदोलन वाला चुनाव बनेगा और इससे सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, उसकी धार बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि ये जो गंदा खेल शुरू हुआ है, चल रहा है वोटर लिस्ट से लेके पूरे मतदान की प्रक्रिया को लेकर के, धीरे धीरे उसके बारे में लोगों की समझ भी मजबूत होने लगी है। तो हो सकता है, मैं अभी भी उम्मीद में हूं कि बिहार इसको रोक दे और बिहार से अगर इसको हम लोग रोकने में संभव हो जाए तो आने वाले दिन में जो अन्य राज्य में चुनाव है, बंगाल है, असम है, तमिलनाडु या केरला है, उन तमाम राज्यों के लिए भी एसआईआर बहुत बड़ा खतरनाक मामला है, इसको रोकना जरूरी है। तो उम्मीद तो है कि बिहार में ये आंदोलन का विषय बनेगा और बिहार इसको रोकने में कामयाब होगा। कॉमरेड भट्टाचार्य, आपने जो कहा मैं मोटे तौर पर उससे पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन अभी मैं आपसे 2 छोटे-छोटे सवाल और पूछूंगा। उसके बाद कमल बिहार की राजनीति के ऊपर एक पुस्तक लिख चुके हैं, खुद भी बिहार सासाराम के रहने वाले हैं, तो वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिहार में जो एसआईआर है वो महाराष्ट्र और महादेवपुरा का मिला-जुला मॉडल वहां पर लागू किया जा रहा है। और बिहार का चुनाव ये संयोग ही नहीं, एक तरह से केंद्र सरकार के प्रयोग के कारण भी हुआ है। वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है, हमेशा रहता है, आज कुछ खास तौर से उसके केंद्र में आ गया है और बिल्कुल जुड़ गया है। और ये महादेवपुरा और महाराष्ट्र का जो भंडाफोड़ करने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहले लगातार बिना रुके हुए कहा कि महाराष्ट्र में आपने 1 करोड़ वोटर बढ़ाए, फिर महादेवपुरा का सवाल, इंदिरा भवन में जो कॉन्फ्रेंस की, उसमें पूरे आंकड़े आए। तो मुझे लगता है कि अभी तक चुनाव आयोग बीजेपी की मदद वोटों को फुलाकर या वोटों की संख्या बढ़ाने की तिकड़म से कर रहा था। बिहार में वो वोटों को घटाने की तिकड़म से कर
सर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक पार्ट है, वो भी पार्ट भी आने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जितना हुआ है ये 1/3 समझिए। इसके 2 और सीक्वल है। एक तो है जो ERO के जरिए होने वाला है और एक फॉर्म 6 के जरिए जो होने वाला है, उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है। अगर आप SIR को ठीक से देखें, मैं प्यारेलाल गर्ग जी का वीडियो भी देख रहा था आप ही के चैनल पर, तो आखिरी हफ्ते में एक जबरदस्त उछाल आया। मौत की संख्या जो है वो 16 लाख से 15 लाख से 22 लाख या 14 लाख से 22 लाख हो गया। जो परमानेंट माइग्रेशन की चर्चा है वो 19 लाख से करीब 35-36 लाख हो गया। तो हमें लगता है कि अभी आप जो देखेंगे हर रोज के जो आंकड़े आ रहे हैं कि फॉर्म 6, अभी भी फॉर्म 6 की संख्या 1 लाख तक नहीं पहुंची है। लेकिन इसमें भी आप अचानक देखेंगे कि अगस्त का अंत आते आते बड़े पैमाने पर फॉर्म 6 में भी उछाल आएगा। तो वो भी होगा मेरे ख्याल से, सिर्फ डिलीशन ही नहीं होगा, वो कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल बैलेंस। उन्होंने जो कहा है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि मैस डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होगा, तो होगा कि इसमें एक डेमोग्राफिक चेंज होगा इलेक्टोरल डेमोग्राफी में। कुछ लोगों के नाम छटेंगे और कुछ लोगों के नाम वो फर्जी हो, वो गर्ग जी की भाषा में भुतुआ वोटर हो, जैसे भी हो वो आने वाले हैं। मैं मान के चलता हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये निश्चित रूप से होगा। और महादेवपुरम जिस तरीके से पहली बार वोट डालने वालों की जगह 60 साल 70 साल और इस तरह के लोगों के नाम जोड़े गए, लेकिन अब पहले सब चीजें क्योंकि पोल खुल चुकी है, लोग सतर्क रहेंगे और इसके खिलाफ। बिहार में तो यही बोला जा रहा है, बिहार में सच कही है। आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेली जो चुनाव आयोग से एक रिलीज आ रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया, अभी तक कोई कंप्लेंट किसी पार्टी के जरिए नहीं आया। तो मैं तो हैरान हूं कि भाई इतने कंप्लेंट लोग कर रहे हैं। तो बात जो समझ में आ रही है कि वो फॉर्म 6 को ही बेसिकली सबसे कहा जा रहा है कि अगर आपका नाम, आपको लगता है कि गलती से आपका नाम बाहर हो गया है, तो आप फॉर्म 6 के रास्ते से वापस आइए। तो अदरवाइज करेक्शन का और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए फॉर्म 6 तो यहाँ 70 साल के लोगों को भी 10-10 चुनाव में जो वोट डाल चुके हैं वैसे लोगों को भी फॉर्म 6 डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई जगह अभी तक लोगों ने इनकार किया है कि हम फॉर्म 6 क्यों भरेंगे, फॉर्म 6 नए वोटर के लिए हम क्यों भरेंगे। हमारे एक साथी हैं जो पंचायत में वार्ड मेंबर हैं, अभी इस समय मौजूदा वार्ड मेंबर हैं, उनके पिताजी का नाम चला गया है। अब वो कह रहे हैं कि हम क्यों फॉर्म 6 भरेंगे। तो ये बहस चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने तो फॉर्म 6 का ही एक रास्ता खुला रखा है लोगों के लिए कि उस पर ही भरते हुए आप आइए। तो क्या महागठबंधन ने इस बारे में कोई एक ऐसी कोई रणनीति बनाई है जिसका आप यहाँ कुछ खुलासा करना चाहें, या उसके कुछ अभी बिल्कुल है। मेरे ख्याल से एक तो शुरू से ही अप्रोच जो हमने कहा कि दोनों मोर्चे पर हम लोगों को काम करना चाहिए। एक जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत सशक्त हस्तक्षेप, ताकि इस पूरे हर कदम पर हम भंडाफोड़ कर सके, हर कदम पर हम जूझ सके इस पूरी प्रक्रिया के साथ। तो वो जूझने वाली प्रक्रिया महत्वपूर्ण बूथों में काफी सघन एक तरीके से जांच पड़ताल का काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। सेकेंडली है कि इसको एक आंदोलन का विषय बनाने की कोशिश। तो जैसे आपने देखा होगा कि 9 जुलाई की जो हड़ताल थी, वो हड़ताल तो थी ट्रेड यूनियनों की लेबर कोड के सवाल पर, लेकिन ये शुरू से ही हम लोगों ने तय कर लिया था कि बिहार में इसको वोटबंदी से जोड़ करके एक चक्का जाम का पूरा कार्यक्रम। और उस दिन पूरे आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, मजदूरों की हड़ताल में इंडिया गठबंधन का कोई सक्रिय समर्थन आमतौर पर बहुत दिखता नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियों का रहता है। लेकिन बिहार में आपने देखा होगा कि वो तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने, राहुल गांधी खुद आए, तमाम पार्टी के नेता उसमें उतरे, तेजस्वी खुद बुखार में थे फिर भी उसमें रहे। तो एक तरीके से आंदोलन का विषय बना है। और अभी 17 तारीख से एक वोटर अधिकार यात्रा, उसकी योजना बनी है, जो पूरे इंडिया गठबंधन की यात्रा होगी, सासाराम से शुरू करके पूरे बिहार 17 से लेके मेरे ख्याल से 30-31 तारीख तक, और समापन शायद उसका कोई बड़े कार्यक्रम के साथ 1 सितंबर को पटना में। तो ये आंदोलन का कार्यक्रम भी साथ साथ बना है। और मुझे लगता है कि फिलहाल इसी पर ही सोचना चाहिए। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए, तो उससे एक ज्यादा से ज्यादा इस समय थोड़ा मॉरल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, इन ताकतों के सामने ये मॉरल प्रेशर का कोई मतलब नहीं है।
पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर उसी का मतलब है। तो हमें तो लगता है कि इस चुनाव में, अगर मान के चलिए कि इस चुनाव में चोरी करके ये लोग कहीं जीत भी जाए, लेकिन लोग पूरा लड़ते हुए, ये कोई महाराष्ट्र की तरह हार नहीं होगी जहां चुनाव के बाद एक तरीके से लोगों को पता चला। ये लड़ते हुए अगर कोई हम हार भी जाते हैं चुनाव, तब भी इससे पूरे देश को बहुत फायदा होगा, इससे बड़ी जागरूकता आएगी, गोलबंदी बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से हमें तो उम्मीद है कि अगर हम लड़ेंगे ठीक से तो हमें हारना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में ही बिहार की दिशा तय हो गई थी, 2020 के चुनाव में ही। वो तो मुद्दा आधारित चुनाव था, कुछ मुद्दों को लेकर के उस समय, चाहे रोजगार का सवाल हो या कोविड के दौर की जो लोगों की पीड़ा थी उसको लेकर के। अब तो मेरे ख्याल से इससे मुद्दों का चुनाव नहीं है, अब 20 साल का एक तरीके से क्यूमुलेटिव चुनाव है और बिल्कुल एक बदलाव वाला चुनाव है। तो हमें तो लगता है कि इसको आंदोलन के रूप में लेंगे तो संभव है इंडिया गठबंधन के लिए, इसको एक बड़ा आंदोलन का विषय बना करके इसको एक वेव इलेक्शन में हमें तब्दील करना होगा, ताकि सामान्यता में ये चुनाव खत्म ना हो जाए, ये चुनाव एक आंदोलन का हंगामेदार चुनाव हो। और मेरे ख्याल से ऐसा बनता हुआ मुझे दिख रहा है अभी अगस्त महीने में। कमल पूछिए आप। नहीं दीपांकर जी, आपकी बातों से तो ये स्पष्ट है कि महागठबंधन चुनाव में जा रहा है, और आपने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो काफी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अध्ययन आए हैं जिनमें ये माना जाता है कि महिलाओं का और जो अति पिछड़ा समूह है उसका समर्थन नीतीश कुमार के साथ है। तो क्या महागठबंधन ने कोई ऐसी रणनीति अपनाई है जिससे इन समूहों को वापस खींचा जा सके महागठबंधन की ओर? देखिए, ये एक समझ लोगों की रहती है कि जो कास्ट इक्वेशन है वो कोई एक फिक्स्ड किस्म का इक्वेशन है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कास्ट भी बहुत डायनामिक चीज है। कास्ट का भी जो इक्वेशन की अगर आप बात करते हैं वो कोई हवा में या किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर या किसी फॉर्मूला के आधार पर वो बनता नहीं है, वो बदलता रहता है। तो जैसे आपने महिलाओं की चर्चा की, इस समय मैं आपसे कहूंगा कि महिलाओं में भारी नाराजगी है और नीतीश जी उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने रसोईया के लिए जो 1650 बिहार में मिलते हैं, लास्ट में अभी उन्होंने घोषणा की उसको हम दुगुना करेंगे। बिहार में जो हमने कहा कि कर्ज का बड़ा संकट है, माइक्रो फाइनेंस का आतंक है, और बिहार में जो गांव-गांव से पलायन है वो सिर्फ रोजगार की तलाश में और बेहतर मजदूरी की तलाश में पलायन नहीं है, वो माइक्रो फाइनेंस के आतंक से बचने के लिए लोग गांव से बड़े पैमाने पर भाग चुके हैं। ये भी पलायन की एक वजह है माइक्रो फाइनेंस का। वो आज के दौर में जैसे कॉर्पोरेट नया जमींदार है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले नए महाजन है इस दौर के, तो इसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन है। तो महिलाओं में नाराजगी है, नीतीश जी उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ घोषणा करके। लेकिन चाहे पिछले दिनों रसोईया की हड़ताल, आशा की हड़ताल, जीविका कैडर की हड़ताल, बड़े पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस इतना बड़ा मुद्दा है। सहारा से सबसे ज्यादा परेशान सहारा थोड़ा जो ऊपरी तबका है, मध्यम वर्ग का या थोड़ा सा निम्न मध्यम वर्ग का ही मेनली है, और ये माइक्रो फाइनेंस उससे नीचे वाले तबके का है। लेकिन कुल मिलाकर के कर्ज का संकट, ये सब बड़े मुद्दे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि ये महिला और अति पिछड़ी जाति भी, ये जो माइग्रेंट वर्कर जो परेशान हो रहे हैं, ये कौन है? ये ज्यादातर इसमें आप अति पिछड़ी जाति के आपको लोग मिल जाएंगे सारे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो तथाकथित इक्वेशन है नीतीश जी का, जो वोट बैंक लोगों ने मानना शुरू किया था, वो बिल्कुल ऐसे कोई वोट बैंक के रूप में नहीं है, उसमें काफी दरार है। वो बैंक अभी काफी घाटे में चल रहा है नीतीश जी का वोट बैंक। अभी एक डोमिसाइल की नीति की घोषणा की बिहार सरकार ने कि जो 10वीं और 12वीं जिन्होंने किया है बिहार से, उनके लिए 80% सीटें आरक्षित रहेंगी। शिक्षकों की नौकरी के बारे में घोषणा आई। आपकी पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है? क्या ये सही कदम है? ये तो एक्चुअली हम लोगों की सबसे पहले मांग थी। हमारे संदीप सौरभ जी हैं विधानसभा में, आप देख लीजिए, लगातार इस पर बोलते रहे हैं, क्योंकि आज झारखंड के चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा था स्थानीयता, और बिहार में भी पलायन है। और हालांकि पलायन और स्थानीयता में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये वो जो हिस्सा पलायन करते हैं उनको इस डोमिसाइल से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो एक तरह से स्थायी रोजगार सोच सकते हैं उनके लिए थोड़ा फर्क पड़ेगा ग्रुप सी के नौकरी में या ग्रुप डी की नौकरी में। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा तो बिहार के लिए स्थापित मुद्दा है, लंबे समय से लोग इस पर लड़ रहे थे। शिक्षा, परीक्षा, ये दोनों में जो माफिया है, उस माफिया तंत्र के खिलाफ, रोजगार में जो संकट है और मजदूरी का जो संकट है,
दरअसल बिहार को लंबे समय से एक बिहार का स्पेशलाइजेशन बना हुआ है कि लेबर एक्सपोर्टिंग जोन है, और नीतीश जी उस लेबर एक्सपोर्ट जोन के मैनेजर हैं। ये तो मैं देख रहा हूं कि जो गिरमिटिया मजदूरों के जमाने से बिहार जो है लेबर एक्सपोर्टिंग, तो बिहार में लेबर एक्सपोर्टिंग जोन के रूप में बिहार बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि बिहार के अंदर उत्पादन ठीक से ना हो और बिहार के अंदर मजदूरी बहुत कम हो। तो लोग मजदूरी, बेहतर मजदूरी की मांग भी बिहार के लिए बड़ी मांग है। स्थायी रोजगार, सम्मानजनक रोजगार, जीने लायक वेतन, ये सब मुद्दे जो है मेरे ख्याल से ये अब कास्ट की सीमा को तोड़ते हुए एक व्यापक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इस सभी कास्ट के लिए है, सभी कास्ट के लिए ये मुद्दा बन रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा जब आरजेडी ने सामाजिक न्याय से थोड़ा हट करके आर्थिक न्याय का नारा बुलंद किया था और रोजगार बड़ा सवाल बना था, उस समय भी हमें दिखा था कि नौजवान वो जाति की सीमा को तोड़ करके, वो बाउंड्री तोड़ करके उन्होंने वोट किया और बदलाव के लिए वोट किया था। यहाँ तक कि हमारे साथियों को भी मध्य बिहार में, चाहे वो बक्सर में डुमरांव हो या पटना में पालीगंज हो, ऐसे आम नौजवानों के वोट मिले जो अगर आप 10 साल पहले के पृष्ठभूमि में अगर चीजों को देखें, जिस तरीके के जनसंहार होते थे और वो रणवीर सेना वाला दौर था, उस दौर में ये सोचना भी कठिन था कि ऊंची जाति के नौजवान माले के उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। लेकिन आज बिहार बदल रहा है। हमने देखा कि बहुत सारे सवाल पर लोग जाति की सीमा से थोड़ा हट करके या उस समीकरणों को बदलते हुए अपने मुद्दों को लेकर गुलबंद हो रहे हैं। मोटे तौर पर यह भी माना जाता है कि माले का जो आधार है वो अति पिछड़ों में और दलितों में ज्यादा है, लेकिन दलितों के वोट की हिस्सेदारी के लिए वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है और जीतन राम मांझी भी है। तो कोई ऐसी रणनीति या कोई ऐसा सैद्धांतिक फॉर्मूला आपने सोचा है जिसके माध्यम से आप दलितों का वोट अपनी तरफ खींच पाए ज्यादा? और देखिए, इसमें हमने कुछ दिन पहले बदलो बिहार यात्रा, पद यात्रा में हमने की थी, एक बड़ी बड़ी बदलो बिहार रैली, और गरीबों के लिए नीतीश जी और मोदी जी दोनों ने जो भी घोषणा की है पिछले डबल इंजन की जब से सरकार है पिछले 10 साल में, और वो एक भी घोषणा लागू नहीं थी। तो गरीबों के साथ जो वादा खिलाफी हुआ है, इसके खिलाफ हमने एक जबरदस्त धारावाहिक आंदोलन का कार्यक्रम लिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो ज्यादातर जो जिनको आप दलित और अति पिछड़ी जाति के लोग समझ रहे हैं, वही बिहार के गरीब हैं। तो गरीबों के लिए जो आंदोलन का कार्यक्रम है, इसमें बड़ा समर्थन दिखा। दूसरा, हमने ये देखा है कि इस दौर में जो जीतन राम मांझी जी या चिराग पासवान, जो बिहार के एक तरह से डेजिग्नेटेड दलित लीडर्स हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन उनके गया में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो मुसहर जाति के ही लोग हैं, आज भी मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया जाता है, पाँव काट लिया जाता है, हत्याएं हो रही है। तो ये उनके इलाके में जीतन राम मांझी के रहते हुए वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उसी गया में मुसहरों के ऊपर सबसे ज्यादा इस समय उत्पीड़न है। अभी आप देखेंगे कि अजीत अंजुम जी ने एक वीडियो बनाया था इसी एसआईआर को लेकर के हाजीपुर से, और जिसमें बिल्कुल चिराग पासवान के अपने क्षेत्र में उन्हीं की जाति के नौजवान वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि एसआईआर से बड़े पैमाने पर दलितों का वोट नुकसान हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो मुद्दे बने हैं बिहार के, इन मुद्दों की कसौटी पर लोग तोलेंगे, इन तमाम लोगों को परखेंगे। जो संविधान का मुद्दा बना है, जिसको पिछले चुनाव में लोग कह रहे थे कि संविधान कोई मुद्दा बन नहीं सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तो दिखाया कि संविधान कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। और संविधान अगर मुद्दा बन जाए तो राम मंदिर के अयोध्या से, वहां से अवधेश प्रसाद जी जीत करके चले आते हैं। तो हमें लगता है कि संविधान जो मुद्दा बना है, उसको और ज्यादा, उस मुद्दे को एक तरीके से ताकत मिल गई इससे, क्योंकि संविधान के साथ आम लोगों का जो जुड़ाव बनता है वो सबसे पहले वोट के आधार पर बनता है, आरक्षण उसके बाद आता है। तो बुनियादी जो जुड़ाव है संविधान के साथ विद द पीपल ऑफ इंडिया, वो है वोट का जुड़ाव। और अब अगर वोटिंग राइट खतरे में है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगर खतरे में है और इतने बड़े तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, तो हमें लगता है कि संविधान वाला विमर्श भी और मजबूत हो जाएगा। और ये सब कुछ जो दलित नेता बाबा साहब का नाम लेते हैं और संविधान के संकट में खामोश रहते हैं और संविधान पर हमला करने वालों का साथ देते हैं, तो मेरे ख्याल से इस दौर में दलित राजनीति में भी एक नया रीअलाइनमेंट होगा, उसमें भी एक पॉलिटिकल आपको एक बहस दिखेगी
उसमें भी वो बातें महाराष्ट्र में भी और बिहार में तो और ज्यादा। कॉमरेड, एक एक नई प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र में पिछले कुछ वर्षों में दिखाई पड़ी है कि जो पहले से मुद्दतों से चली आ रही पार्टियां हैं, जो लगातार सत्ता में रही हैं, उनके प्रति एक तरह का थकान दिखती है कई जगहों पर, और लोग नई राजनीतिक शक्तियों की तलाश करते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उभार हुआ, पंजाब में बड़ा शानदार उनका उभार हुआ, तो जो वहां मौजूदा पार्टियां थी उनसे लोग उकता गए थे बिल्कुल, और उनको बार बार सत्ता देकर कुछ मिला नहीं उन लोगों को, तो उन्होंने एक नई पार्टी को सत्ता में बैठा दिया और दोबारा भी चुनाव जिताया, पंजाब में भी बहुत बड़ा चुनाव जिताया। इसी तरह की एक परिघटना ऐसा लगता है कि बिहार में भी भले ही अभी छोटे स्तर पर घटित हो रही हो, लेकिन कुछ उसकी आहट दिखाई पड़ रही है प्रशांत किशोर वाले मामले पे। वो काफी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह उनको एक ट्रैक्शन भी मिल रहा है उसमें, और इस चुनाव में वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करेंगे जो कभी चुनाव नहीं लड़े, और हम सब जगह चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, नतीजा जो भी उसका निकले है, और वो कोशिश करते हैं कि उस सभी कर रहे हैं कि सभी जातियों का मिला जुला एक अपना आधार बनाने की कोशिश करें। तरीके उनके पारंपरिक पार्टियों से भिन्न है। तो आप इस परिघटना को किस रूप में देखते हैं? इसमें मुझे भी लगा कि शुरू में जब उन्होंने शुरुआत की, यात्रा वगैरह कर रहे थे, और लोगों का एक, आपने जैसे कहा कि लोगों की एक तरीके से उत्सुकता या एक तरह का झुकाव भी बनने लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें काफी गिरावट आ रही है। इसकी शुरुआत शायद एक तो जब पिछले लोकसभा चुनाव में वो अचानक सारा काम छोड़ करके मोदी जी को 400 पार कराने लग गए और बताने लग गए कि नहीं नहीं कोई संकट नहीं है, 300 से ज्यादा आराम से सरकार बन रही है। तो उसी समय से लोगों के मन में ये डाउट लेकिन ये हुआ कि ये अपना काम छोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरों के लिए चुनाव का प्रबंधन कर रहे थे, अपना चुनाव का खुद प्रबंधन करना चाहे, कोई बात नहीं है। बिहार के लिए कोई नई बात करे कोई, तो एक तो हमें लगता है कि उसी समय से उनके बारे में लोगों के मन में एक दूसरी धारणा बनने लगी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई इनकी लड़ाई नहीं है। नीतीश जी से हो सकता है थोड़ा बहुत, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जरूर लड़ाई है, माले के खिलाफ भी बहुत बोलेंगे, लड़ेंगे क्योंकि बोल रहे थे कि एक दूसरी बात वो कह रहे थे कि आंदोलन से कुछ होता नहीं है। अभी देखिए वो कह रहे थे कि आंदोलन से नहीं होता है और इनोवेशन से और योजनाओं से ऐसे होता है, लेकिन अब वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो रास्ता बिहार में कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। और अभी इस चुनाव में जो उनका बड़ा प्रचार है कि हर परिवार को 20,000 का लाभ मिलेगा, उनके लोग नीचे एक एटीएम कार्ड जैसा एक कार्ड बांट रहे हैं, वो प्रशांत किशोर का एटीएम कार्ड है, और कह रहे हैं कि इसका मेंबर बनिए तो आपको 20,000 का गारंटी है। मैं उस कार्ड को देख के हैरान हुआ कि उस कार्ड में एक तो लिखा गया कि आपको बिहार में बैठे 12,000 रुपए मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जहां पलायन होता है वहां आप अगर कह देंगे कि भाई सुनने में अच्छा लगेगा कि 12,000 मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? दूसरा, हमने देखा कि महिलाओं को 4% इंटरेस्ट पर 2,500 का कर्ज मिलेगा। उस कर्ज को वो इनकम बता रहे हैं, ये परिवार का लाभ है। कर्ज तो कर्ज है, आपको आगे चल करके चुकाना है। ऑलरेडी लोग कर्ज के बोझ से काफी परेशान है। तो इसीलिए हमें लगता है कि इसमें चालाकी काफी दिखती है, जो शायद उनका है कि लोगों को सामने ऐसा कुछ फेंक दो, ऐसे कुछ नारे दे दो, ऐसे कुछ कह दो जिससे लोग आ जाएंगे। मेरे ख्याल से बिहार के लोग इतना जल्दी ऐसे किसी मुगालते में नहीं आने वाले हैं, झांसे में नहीं आने वाले हैं। और आज का जो दौर है जहां SIR जैसे हमला है, लोगों के वोटिंग राइट छीने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनका जो मोड है, उनका जो मॉडल है, उनका जो पूरा पैकेज है, वो ऐसे सामान्य समय के लिए हो सकता है कुछ लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन आज के इस क्रिटिकल समय में मुझे बहुत ज्यादा इसमें दम दिख नहीं रहा है। और शायद उनके कार्यक्रमों में भी धीरे धीरे उपस्थिति घट रही है। लेकिन ये बात सही है, वो 243 कैंडिडेट जरूर देंगे, उनके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। बहुत जबरदस्त वो कैपिटल इंटेंसिव पार्टी है। लेबर इंटेंसिव कितनी पॉलिटिक्स कर पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार में बहुत कैपिटल लेकर के आए हैं, कैपिटल इंटेंसिव उनकी पॉलिटिक्स है और रिसोर्सेस की कमी नहीं है। कैंडिडेट्स भी उनको मिल जाएंगे 243 सीट पर, इधर उधर से जो जिनको टिकट नहीं मिलेगा ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए वो प्रयोग तो करेंगे, लेकिन उस प्रयोग से बहुत कोई उनको इस समय सफलता मिलती हुई मुझे दिख नहीं रही है।
एक छोटी सी जिज्ञासा और थी कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तो होता नहीं है, भाजपा सरकार में शामिल होती है। अब जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके बारे में भाजपा ही नैरेटिव चलाती है, खुले रूप से नहीं लेकिन अंदर की, ये वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। भाजपा लगातार कुछ थोड़े बहुत 1.5-2 साल को छोड़ के बाकी टाइम तो भाजपा ही सत्ता में भागीदार रही है, उसी की उप मुख्यमंत्री होते हैं। जो कुछ भी ठंडा गरम, जो भी काला सफेद किया है भाजपा के साथ ही उन्होंने मिलकर किया है नीतीश कुमार ने। तो ये कैसे होता है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है और भाजपा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी? इस प्रकार की दावेदारियां, ये भाजपा की मेरे ख्याल से विशफुल थिंकिंग है। और पिछले चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की थी कि वो लोक जनशक्ति पार्टी वाले प्रयोग के जरिए नीतीश कुमार को टारगेटेड कुछ नुकसान पहुंचाना। हालांकि मैं मानता हूं कि नीतीश जी को जो नुकसान मिला था पिछले चुनाव में, वो लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा नहीं, उनके अपने कारण से ही काफी नुकसान उनको झेलना पड़ा था। और इस बार भी भाजपा की ये कोशिश है, लेकिन मेरे ख्याल से लोग तो बिल्कुल, पहले हो सकता था लोग सुशील मोदी को जानते थे, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं और सुशील मोदी जी गए हैं तो मोदी जी का मतलब तो मोदी जी ही है और डबल इंजन की सरकार है। तो मेरे ख्याल से भाजपा इससे बिल्कुल बच नहीं सकती। तो जो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में बढ़ रही है, और भाजपा के बहुत सारे नेता भी बहुत अलोकप्रिय है इस समय, चाहे वो मंगल पांडे की आप बात करें, आप नित्यानंद राय की बात करें, एक से एक नेता हम देख रहे हैं जो एक एक अपने अपने इलाके में भारी, उनके खिलाफ भी लोगों में काफी गुस्सा है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी 20 साल का बीच में 2-3 साल का ही समय रहा होगा जब नीतीश जी बीजेपी से अलग रहे हो, तो मोटे तौर पर तो बीजेपी की ही सरकार है यहाँ। और अब तो खुल के दिखती है, अब तो जो जदयू पार्टी भी है ये भी काफी मेटामॉर्फोसिस इसमें हो गया है। वो पुराना जमाना चला गया जब लोग उसको एक सोशलिस्ट खेमे की पार्टी के रूप में देखते थे। अब तो नीतीश जी के दाएं बाएं चारों तरफ भाजपा के ही लोग, भाजपा माइंडेड लोग या भाजपा द्वारा प्लांटेड नेता यही नजर आते हैं। और लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद जो ओडिशा में जिस तरह से नवीन पटनायक की सेहत को मोदी जी ने मुद्दा बनाया था, और यहाँ नीतीश जी कहीं ज्यादा इस समय बहुत बीमार दिखते हैं, और ये बिल्कुल लगता है कि ये नीतीश जी वो पुराने वाला नीतीश जी नहीं है, कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर बैठेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो वैसे में बीजेपी की जो चुप्पी है नीतीश जी को लेकर के, तो उसमें तो बिल्कुल लोगों को लगता है कि दाल में काला है। नीतीश जी अभी इस समय बीजेपी के लिए एक बस सामने मजबूरी में रखा गया है उनका नाम, लेकिन कोशिश कुछ और है, पीछे से कोई खेल और है। ये इसकी भी बड़ी चर्चा है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के अपने कारनामे हैं पूरे देश के पैमाने पर, उसकी वजह से भी बीजेपी के आक्रोश है। और आने वाले दिन में बीजेपी जिस तरह की साजिश कर रही है बिहार में, और बिहार में बीजेपी का मतलब सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है, ये बात भी लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी कि बिहार में बीजेपी सत्ता में आने का मतलब एक तरह का फ्यूडल रेस्टोरेशन होगा बिहार में। तो ये जो पुराना वो सामंती रोक दाम जिससे बड़े लड़ते हुए लोगों को थोड़ा छुटकारा मिला, सामंती ताकतों को पीछे धकेलते हुए बिहार आगे बढ़ने लगा है, उस बिहार में फिर एक बार बीजेपी का मतलब है कि बिल्कुल एक सामंती दौर में बिहार को पीछे लौटना पड़ेगा। इसके लिए बिहार कतई तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से बिहार अन्य राज्यों की तुलना में बीजेपी को थोड़ा बढ़िया से समझता है, संपूर्णता में थोड़ा समझता है, सिर्फ कोई एक पहलू नहीं, एक संपूर्णता में उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम उसके जुमलेबाजी, हर चीज को बिहार के लोग थोड़ा बेहतर समझते हैं। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये नीतीश जी के ऊपर से चला जाएगा, निकल जाएगा ये पूरे टोटल एंटी इनकम्बेंसी, और ये एक तरह से बिल्कुल अनअफेक्टेड अनस्केथ निकल जाएंगे, बच के निकलेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। कमल, तो आज की इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और बिहार की राजनीति में जो जटिलताएं हैं उनके समझ बनाने में हम सबकी मदद की। और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हैं वो भी इस कार्यक्रम से SIR और बिहार की राजनीति के तमाम मुद्दों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और CPI ML की जो आगे की रणनीति है उसके बारे में भी एक समझ बना पाए होंगे। मैंने आपका चैनल का मैं ग्राहक, आपके चैनल का मैं सब्सक्राइबर भी बना हूं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो नई परख है, ये जो नई पहल है, ये थोड़ा और सार्थक हो, सफल हो, और लोगों को अल्टरनेटिव मीडिया मिले। दीपंकर, इसमें हमें आपकी मदद भी चाहिए। अभी हम आपको बिहार के चुनाव के दौरान और उसके बाद भी
क्योंकि हिंदुस्तान में तो चुनाव हमेशा चलता रहता है ना। बिहार में खत्म होगा, फिर 4 राज्यों में शुरू हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा, फिर लोकसभा में होगा। तो भारत में तो हर स्तर पर हमेशा चुनाव चलता रहता है। तो आपकी मदद हम बार-बार मांगेंगे और आप अपने कीमती वक्त में से कुछ क्षण निकाल कर हम लोगों को दीजिए। ठीक ठीक, मेरे लिए कोई कीमती वक्त नहीं है, वक्त तो इसी बात के लिए है, बातचीत करने के लिए तो वक्त है। तो जब भी आप मौका देंगे, चाहेंगे, समय निकाल करके बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।